नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8 और क्वेश्चन जो होंगे आपके वो होंगे 101 से लेके 120 तक। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायरस इज अ प्रोग्राम दैट हैज़ बीन रिटन इन द इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस बिल्कुल सही है, बूटिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम डालता है, सही है। सिस्टम वायरस की अगर बात करें, सिस्टम वायरस के टाइप्स हैं, सिस्टम वायरस के क्या टाइप्स हैं। आपका बूट वायरस, जो आपका बूट सेक्टर वायरस है वो सिस्टम वायरस का एक बोल सकते हैं एक टाइप है। फाइल वायरस जो होता है फाइल के थ्रू फैलता है, फाइल की कॉपीज जो बनती हैं और वो आपकी क्या होती है शॉर्टकट्स बना देता है, तो फाइल वायरस भी एक टाइप है। और डिस्क वायरस जैसे आपकी कोई भी अगर एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए कि फ्लॉपी तो अभी यूज़ नहीं होती है आपकी, और जो आपकी सीडी होती है वो भी यूज़ नहीं होती, पर मेनली जैसे आपका पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपकी पेन ड्राइव आ जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि आपके वायरसेस फैलने के चांसेस होते हैं, किस पे वायरस आने के चांस होते हैं कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा इज नॉट अ टाइप ऑफ द वायरस, इज द सिस्टम वायरस। सिस्टम वायरस के टाइप है ये, बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस और डिस्क वायरस, कई सारे वायरस जितने भी वायरस होते हैं सिस्टम वायरस के बोल सकते हैं एक तरीके से क्या पार्ट्स हैं। तो लिखा हुआ बूट सेक्टर, लिखा हुआ है सिस्टम वायरस आंसर। तो बूट सेक्टर वायरस मीन्स दैट द अफेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क. It damages the portion of the computer which has the critical information regarding the working of the computer operating system. File virus is a virus that is in fact the executable file, aiming to make the permanent damage to the file or making it unusable. This virus enters the computer if any infected external disk or the floppy containing the virus is attached to the system. All the computer viruses combined are called the system viruses. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द आईएलओ। तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से काम है, तो लिखा कोऑर्डिनेटेड द पॉलिसीज इन द प्रोग्राम, सही है। एडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। असिस्टेंस टू द मेंबर स्टेट, बिल्कुल सही है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ये भी इसका काम है। ह्यूमन राइट्स जैसे लेबर राइट्स प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है, तो लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज इन द प्रोग्राम डायरेक्टेड एट सॉल्विंग सोशल एंड द लेबर इश्यूज. Adoption of the international labor standard in the form of the convention and the recommendation and control over their implementation. Assistance to the member state is solving social and the labor problems. Human rights protection including the right to the work, freedom of the associations, collective negotiations, protection against the forced labor, protection against the discriminations. Research and the publication of the works on social and the labor issues. It releases the annual World Employment and the Social Outlook (WISO) report. अच्छा, ये याद रखना है, पूछा जाता है कि जो आपकी विसो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट है तो सोशल आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन आपकी जारी करता है, तो याद रखना वो आईएलओ है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेंड लिखा हुआ ट्रेंड रिपोर्ट्स, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 83। अब ये ज़्यादातर याद करने को उसका ना विसो को, क्योंकि विसो हाल फिलहाल में आपकी क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ये नया आपका क्या है आउटलुक रिपोर्ट है, तो उसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इकोसॉक इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। इकोसॉक क्या आपकी आईएलओ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंदर आपका आईएलओ काम करता है, किसके इकोसॉक के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट लिखा सुपरवाइजरी रोल इन द आईएलओ, तो लिखा हुआ है द आईएलओ मॉनिटर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईएलओ कन्वेंशन रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट. दिस इज डन थ्रू द कमिटी ऑफ द एक्सपर्ट इन on the application of the convention recommendation, the international labor conference tripartite committee on the application of the convention and the recommendation. Member states are also required to send the report on the progress of the implementation of the convention they have ratified. ILO की बात करें तो 11 अप्रैल 1919 को ये बना था। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, गाय राइडर है। और अगर बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन है, तो एक तो यूएनजीए आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरी आपकी इकोसॉक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस के क्षेत्र में 1969 में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश बाय द आईएलओ। तो ये होती है आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये जो आपकी करती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है रिलीज। बाकी आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट पीछे पढ़ाया था, वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट, ये तीनों कौन पब्लिश करता है, आपका आईएलओ करता है। तो लिखा हुआ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. गड़बड़ी मत कर देना, जेंडर गैप अगर पूछा जाएगा डब्ल्यूएफ है, और अगर इनइक्वालिटी है तो आपका कौन सा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अच्छा, देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी आपकी ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है. तो मैंने एक तो बता दी विसो करता है, ट्रेंड रिपोर्ट हो गई आपकी, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हो गई आपकी, वर्क रिपोर्ट हो गई, और ग्लोबल वेगस रिपोर्ट हो गई. अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ. किस किस चीज़ में काम करता है, कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज इन प्रोग्राम में, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स में, असिस्टेंट टू मेंबर स्टेट्स में, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इसका काम है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन इसका काम है. अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको कॉलोनी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा. इसके जो हेड है अभी क्लास शॉब है, और ये बना था आपका जनवरी 1971 में. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाएगा
नहीं, अगर लीडर देखे जाएंगे तो क्लॉव 100 हो गए, तो ये आप याद कर सकते हैं। यूएनडीपी की अगर बात करें तो उसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा, और ये बना था आपका 22 नवंबर 1965 को, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूएनजी है, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। तो आसानी से पता कर सकते हैं, ओपन सोर्सेज कौन नहीं होता आपका, माइक्रोसॉफ्ट। बाकी मॉड्यूलर फायरफॉक्स आप ले सकते हैं, एंड्रॉयड भी आपको मिल जाता है, लिनक्स भी आपका कैसा ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर है। जो आपका क्लोज सोर्सेज है वो कौन सा आपका, माइक्रोसॉफ्ट है। तो लिखा हुआ है कि ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर मीन्स द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मेड अवेलेबल बाय द ऑथर्स। मतलब आपका जो उसका सॉफ्टवेयर होगा वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। इट इज़ डन सो दैट द पीपल कैन व्यू दैट कोड, लर्न फ्रॉम इट, कॉपी फ्रॉम इट, अल्टर इट और द शेयर इट। अब आप बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपके फ़ोन पे आपको फ्री में मिल जाता है, तो वो आपके पास कॉपी होती है उसके। आपने देखा होगा कि उसके लिए आपको एक की प्रोवाइड की जाती है, और की क्या होती है, यूनिवर्सल कीज, वहाँ पर क्या कर देते हैं, काम कर सकती है कॉपीड वर्जन में, ठीक है ना। फिर वो आपने देखा होगा कि आपका जो पीसी होता है वो आपको जेन्युइन कॉपी के लिए बोलता है कई बार, तो जेन्युइन कॉपी वही है कि वो ओपन सोर्सेज नहीं है। अच्छा, इट इज़ रिलीज्ड विद द लाइसेंस द ऑथर होल्ड इट्स कॉपी। द कॉमनली यूज्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द अपाचे HTTP। आपका जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, आपका सर्वर आ जाता है। ब्राउजर लाइक द मॉजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और लिवर ऑफिस आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना। और अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द एंड्रॉइड, यूनिक्स एंड द उबंटू। ये भी क्या है, ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट द अंडू। अंडू के लिए कंट्रोल+Z होता है, V पेस्ट के लिए होता है आपका, C कॉपी के लिए होता है आपका, और U होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अंडू इज अ टेक्निक और अ कमांड विच इज इम्प्लीमेंटेड इन मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इरेजेस द लास्ट चेंज डन टू डॉक्यूमेंट। अंडू आप जानते हैं कि फिर से क्या कर देता है, वापस लाता है किसी भी गलती को अगर सुधारना है। वी कैन अंडू रीडो और द रिपीट मैनी एक्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड द एक्सेल। With the help of the undo command, the user can explore and work without the fear of the making mistakes because the changes can be made whenever required. The opposite of the undo is redo. The redo command reverses the undo command. In the Microsoft window application, the keyboard shortcut of the undo command is Ctrl+Z और the Alt+ backspace से भी कर सकते हैं। And the shortcut for the redo is the Ctrl+Y या Ctrl+Shift के साथ Z दबा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द मशीन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज। तो ये होती है आपकी कौन सी, बूलियन अलजेब्रा में, जिसमें आपकी कोडिंग आपने देखा होगा 0-1 में आपको देखने मिलती है, या तो 0 या तो 1। तो लिखा हुआ है द मशीन लैंग्वेज इज कंप्यूटर ऑफ द कंप्यूटर इज द बेस्ड ऑन द बूलियन अलजेब्रा। तो लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज द सेट ऑफ द एडवांस। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका जानते हो कि अगर आपकी मैथ्स रही होगी BSc में, तो आपका एक टॉपिक भी आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आई थिंक लग रहा है मुझे कि इंजीनियरिंग में ये पॉइंट होता है। तो लिखा सेट ऑफ द एडवांस टॉपिक ऑफ द अलजेब्रा दैट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रेदर देन द यूजुअल नंबर सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर द ग्रुप्स, रिंग्स एंड द फील्ड। फिर आती है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो लिखा मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे और द टेबल ऑफ द नंबर, सिंबल और द एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन द रोज एंड द कॉलम्स। Boolean algebra is a mathematically logic. Boolean algebra is a branch of the algebra in which the value of the variable are the truth, value true or the false, usually denoted the 1 and 0. तो इसे Boolean algebra बोलते हैं जो कंप्यूटर यूज करता है। Linear algebra की बात करें is the branch of the mathematics concerning linear equations such as the linear maps such as the and their representation in the vector space and the through matrix. Linear algebra is central to almost all the areas of the mathematics. Next चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज आर कंसिडर एज द लो लेवल लैंग्वेज। तो आप जानते हैं कौन सी होती है आपकी, असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लैंग्वेज होती है। बेसिक, कोबल, फॉर्ट्रन हो गया, C++ हो गया, जावा हो गई, प्रोलॉन्ग हो गई, सारी कैसी हैं आपके तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो लिखा हुआ है टू कॉमन टाइप ऑफ द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर असेंबली लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो कौन सी यूज़ करता है, आपकी मशीन लैंग्वेज यूज़ करता है। तो लिखा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एक्टिव यूज टुडे इंक्लूड द पाइथन हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, डेल्फी हो गई, पर्ल हो गई, PHP हो गई, ECMAScript हो गई, रूबी हो गई, C++ या C जो भी हो सकती है, और जावा हो गई। द सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन क्रिएट एंड एडिट द सोर्सेस कोड इन द हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग अ प्रोग्राम IDE और द इवन अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। तो किस में करता है, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर वो हाई लेवल लैंग्वेज में करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन रिटन द लो लेवल लैंग्वेज आर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसको आपका लो लेवल में बदलने का काम किसका होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का होता है, विदाउट एनी फर्दर इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में क्या लिखा, एन असेंबली लैंग्वेज या असेंबलर जिसे बोलते हैं, ऑफन एब्रिविएटेड एज द ASM, is any low level program language in which there is a very strong correspondence between the program statement and the architecture machine code instructions. An assembly language is a low level program language designed for the specific type of the processor. However, in the some cases assembly code can be used to fine
tune a program. For example, a programmer may write a specific process in assembly language to make sure it function as efficiently as possible. नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द IPv4। तो इसका जो होता है आपका साइज होता है 32 बिट का होता है। आप जानते हैं 8 बाइट पे आपका 8 बिट का आपका क्या हो जाता है, 8 बिट का आपका क्या हो जाता है, 8 बिट में आपका 1 बाइट हो जाता है, और शायद से 4 बिट का आपका 1 निबल होता है। अच्छा, लिखा हुआ IPv4 वॉज द प्राइमरी वर्जन ऑफ द IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे बोला जाता है। इट वॉज सेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द ARPANET इन द 1983। इट इज़ अ जनरली यूटिलाइज IP एडेप्टेशंस। IPv4 यूजेज 32 बिट एड्रेस स्कीम्स। IPv4 बाइनरी बाइट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। याद रखना, जैसा होता है ना www. जो भी वेबसाइट लिखने .com, इस तरीके से होता है। IPv4 support broadcast binary bits are a dot. Filica security permits encryption to keep up the privacy and the security. Addresses are redefined and the permit the flawless encoding. Routing is a lot scalable and economical as a result of the addressing is collectively more effectively. Data communication across the network becomes a lot of the specific in the multicast organization. IP address is either a 4-bit होता है आपका और another 8-bit address होता है। एड्रेस की बात की जा रही है। A device attached with the IP address can retrieve by the RARP protocol. IP address operate the network layer. IP address identify the connection of the device on the network. IP address modify with the time and the environment. IP address can be found by a third party. IPv6 use the 128. अभी याद रखना, जो 6 वाला होता है वो 128 बिट्स का होता है। Addresses allowing the 3.4 into 1038 unique IP address. This is equal to the 340 trillion IP addresses. IPv6 is written in the hexadecimal notation separated into the 8 groups of the 16 bits by the colons. Thus 8 into 16 equal to 128 bits in total. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो मैं कई बार इसे पढ़ा चुका हूँ। तो लिखा हुआ अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू 6 वीक ऑफ द लीव इन द केस ऑफ द मिसकैरेज अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल सही है, 6 हफ्ते की क्या हो जाती है, वीक बढ़ जाती है। मैं बता दूं कि जितनी भी आपकी क्या होती है, टोटल 24 हफ्ते की छुट्टी मिलती है और 6 वीक के उसके बाद आपको मिल सकती है। टोटल आपकी कितनी हो जाती है, 30 वीक की सैंक्शन हो सकती हैं छुट्टियाँ, पर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। दूसरा लिखा द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज टू एजुकेट वुमेन अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट। बिल्कुल सही है। एविडेंट टू दैम एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सही है। ये दोनों सेक्टर्स में, ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंतर्गत आता है। तो आंसर जो बनेगा वो बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो दोनों के दोनों ही आपके सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा आपका आंसर। तो लिखा हुआ है लीव फॉर द मिसकैरेज अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू 6 वीक ऑफ द लीव इन द केस ऑफ द मिसकैरेज। लीव फॉर द ट्यूबिक्टॉमी अ वुमन अंडरगोइंग ट्यूबिक्टॉमी ऑपरेशन एंटाइटल्ड टू 2 weeks ऑफ द पेड लीव्स आफ्टर द प्रोसीजर्स। 2 हफ्ते की छुट्टी ले सकती है ऑपरेशन के केस में। लीव फॉर इलनेस अ वुमन सफरिंग फ्रॉम द इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और द ट्यूबिक्टॉमी एंटाइटल्ड 1 month एडिशनल लीव विद द वेगस। ठीक है। मेडिकल बोनस देगा अ वुमन इज एंटाइटल्ड मेडिकल बोनस रुपीज 3,500 ए प्री नेटल confinement and the postnatal care are not provided by the employers free of charge। अगर फ्री ऑफ चार्ज नहीं होता है तो 3500 का उन्हें के मिलेगा, मेडिकल बोनस दिया जाएगा। अवेयरनेस देखिए तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू एजुकेट वुमेन अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम एट द टाइम ऑफ द देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है मैटरनिटी लीव फॉर द एडॉप्टिव एंड द कमिशनिंग मदर। तो लिखा अ वुमेन adopting or the commissioning a mother of a baby of the fewer than the 3 months is entitled to 12 weeks leave from the date of the adoption। अच्छा देख लीजिए, अगर बच्चा लिया जाता है कितने 3 महीने से कम का, तो माँ को 12 हफ्ते तक की क्या छुट्टियाँ सैंक्शन हो जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ये आपका ओपन रहता है फीमेल्स के लिए। दिस में भी एक्सरसाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 26 वीक्स लीव पीरियड में बताया था। 26 वीक के बाद ही आप क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम, अगर महिला करना चाहे तो। ठीक है ना। तो 26 वीक्स के बाद ही आपका क्या होगा, लिविंग पीरियड के बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क वुमेन एम्प्लॉयज मे बी एबल टू अवेल दिस बेनिफिट ऑन द टर्म्स ऑफ द म्यूचुअली एग्रीड विद द एम्प्लॉयर्स। फिर आता है क्रीज फैसिलिटी। द एक्ट मेक क्रीज फैसिलिटी मैंडेटरी फॉर द एवरी स्टेबलाइजमेंट एम्प्लॉयज 50 और द मोर एम्प्लॉयज। कहाँ पे ही काम कर सकता है, 50 से ज़्यादा। वुमेन एम्प्लॉयज वुड बी परमिटेड टू विजिट द क्रीज 4 times ड्यूरिंग अ डे। तो वो जो क्रीज होती है ना, क्रीज मतलब फैसिलिटी, मतलब बीच में जो आपका क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल जाता है, तो 4 टाइम आपका एक दिन में क्या कर सकती है, ले सकती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्कर कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इसे अब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट बोलते हैं। तो कौन सा इसका सही है, तो लिखा हुआ है इट इज़ एम्प्लॉयर लिएबिलिटी स्कीम। ठीक है।
विच मेनली रिलाइज अपॉन द गुड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयर्स। बिल्कुल सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखा हुआ है द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन असिस्टेंस टू द एम्प्लॉयज and their dependents through the compensation in the case of the any accidental injury occurs during the course of the employment. This act takes care of the two contingencies, namely disablement due to the employment injury and the death due to the employment injury. A lump sum compensation amount is paid to the disabled workers on the dependent as the case may be during both the contingencies. लिखा हुआ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द वर्कर एम्प्लॉयड इन द 50 हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन. इट अप्लाइज टू द वर्कमैन एम्प्लॉयड in the factories, mines, plantation, transport, establishments, construction works, railway ships, circuses and the other hazardous occupation and employment specific in the schedule 2 to the act. The act does not apply to the member of the armed forces, उन पे नहीं लगता, of the union and the workmen who are covered by the ESI Act 1948. वो इनके थ्रू आपका क्या होते हैं, ESI एक्ट के थ्रू क्या होते हैं आपके प्रोटेक्टेड होते हैं. When it was originally enacted, there was a vague ceiling for the coverage under the act. However, it has been subsequently removed, and the provisions of this act are now applicable to all the workers, including the casual workers employed in the industries. अच्छा, next is the details of the amendment bill 2017 are as. तो लिखा, it is the employer's responsibility and the duty to inform an employee of his rights related to the compensation under this act, it in writing as well as through electronic means in English or the Hindi or the official languages of the area of the employment as may be understood by the employee. The act penalized an employer if he fails to inform his employees on his rights to compensation. As per the amendment, the penalty amount has been increased from the maximum of the 5,000 to a definite penalty of the 50,000, which may be further extended to 1 lakh. तो 5,000 से कितनी 50,000 तक ये पेनल्टी अमाउंट बढ़ा दी गई है, 1 लाख तक भी जा सकती है. As per the Amendment Act, appeal can be made against the order related to the compensation, distribution of the compensation, the award of the penalty or interest only if the amount in dispute is at least 10,000. The same has been revised from the earlier minimum amount of rupees 300. Any dispute related to an employee compensation will be heard by a commissioner who will have the power of the civil court. Appeals from the commissioner's order related to the substantial questions of law will lie before the High Court. In a further amendment, the Act has scrapped the rule as per which the employer could temporarily withhold any payment toward the employee in case of the former had appealed against the commissioner order. Next, consider the following statement about the e-migrator project of the Ministry of External Affairs. It is a transformation initiative of the Overseas Employment Division of the MEA Government of India. बिल्कुल सही है. आपके कौन है? एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर है. इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन सिस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स. तो ये आपके कौन है? अमित शाह. तो ये भी सही है. इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही है. आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों सही है आपके आंसर. तो लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर इज द 1, 2, 3. तो लिखा ई माइग्रेट प्रोजेक्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट डिवीजन ऑफ द MEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. लिखा प्रोजेक्ट टू ऑटोमेट the current immigration process and the ecosystem the immigrate a system fully automated and the operation offices of the protection of the immigrants and the protection general of the immigrants. This ministry the ministry has undertaken the transformational e-governance program with a vision to transform the immigration into the simple, transparent, orderly in the human process. आगे लिखा सिस्टम आर पब्लिक वेबसाइट जो http://www.emigrate.government.in. The public website is for the general public to access the services offered by the Overseas Employment Division of the MEA. MEA मतलब Ministry of the External Affairs. It is meant to be accessed by the general public. Prospectives recruiting agent can apply for the registration. Prospective employees and the project exporters can apply for the accreditations. Emigrant can also apply for the direct emigrant registration. Emigrant grievances and the information about the emigrant eventually can be submitted on the website. Restricted website तो देख देते हैं. The partner raise the application online for the various services. The internal users process the application received from the partners through this website. Integration with the passport system for the validation of the immigrant passport details. Integration with the insurance company system for the validation of the प्रवासी भारतीय बीमा योजना policy details. ये आप याद कर लेना ये वाला point. Use of the digital signature for the ensuring the sources authentication, data integrity and the ensuring the non repudiations of the digitally signed document. Integration with the Bureau of the Immigration System for the validation of the immigration clearance status at the international airport. ठीक है.
अच्छा, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ द ईपीएफ? अगर ईपीएफ के आपको बेनिफिट लेने हैं, एम्प्लॉयमेंट जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, तो आपकी कितनी होनी चाहिए कम से कम एज? तो आपकी 58 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ये मैं करा चुका हूँ वैसे क्वेश्चन। तो लिखा हुआ अ मेंबर बिकम्स एलिजिबल फॉर द पेंशन बेनिफिट वंस ही रिटायर्स एट द एज ऑफ द 58. हाउएवर इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर द पीरियड एट लीस्ट 10 years व्हेन ही टर्न्स द 58 फॉर द अवेलेबल पेंशन बेनिफिट। कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए और 58 साल तक की उसकी एज होनी चाहिए। इन केस यू डिफर द पेंशन फॉर द 2 years until you reach the age of the 60 year, you will be eligible to receive the pension at an additional rate of the 4% per year. अगर आप 60 ईयर तक उसे कंटिन्यू करते हो तो 4% पर ईयर के हिसाब से आपको क्या है, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। In case of the member not remains in the services for the 10 years before the attaining the age of the 50 years, then he can withdraw the complete sum at the age of the 58 years for the filling form 10C। ठीक है, अगर वो 10 साल की सर्विस नहीं होती तो फिर 58 साल की एज हो जाती है तो फिलिंग फॉर्म 10C आपका फॉर्म 10C भर देगा, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन दैट पर्सन विल नॉट गेट द मंथली पेंशन बेनिफिट आफ्टर द रिटायरमेंट। फिर उस केस में उसे मंथली पेंशन नहीं मिलती। अब लिखा हुआ ईपीएफओ इंप्लीमेंट द फॉलोइंग 3 स्कीम्स टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। पहला था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। तो लिखा अंडर दिस स्कीम एक्यूमुलेटेड अमाउंट एंड इट्स इंटरेस्ट is paid upon the retirement, resignation, death and the partial withdrawal is allowed for the specific purpose like the house construction or the marriage. Employees pension scheme 1995, this scheme provides the monthly benefits for retirement, widow, children and the disablement. The amount of the pension is calculated based upon the preceding the 12 months from the date of the exist and the total years of the employment. फिर आता है employment employees deposit linked insurance scheme 1976. Under this scheme, the benefit provided in the case of the death of an employee who was a member of the scheme at the time of the death, a revised amount of the 20 times of the wages or the based on the deposit in provident fund whichever is less is to be paid. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में। कभी चेंज होता है, अगर आप जॉब चेंज करते हैं, वन एरिया टू अदर एरिया जाते हैं, तो आपका कभी भी यूएन नंबर चेंज नहीं होता है। इस नंबर से होता है कि गवर्नमेंट को आपकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका पता रहता है जॉब से रिलेटेड। तो लिखा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन इज़ अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड टू द ईच मेंबर। नहीं, 10 का नहीं होता बल्कि 12 का होता है, तो ये तो हो जाता है गलत। अच्छा, यूएन इज एन एम्प्लॉय रिमेन्स सेम इन द केस ऑफ द जॉब स्विच। बिल्कुल सही है, जॉब का अगर वो क्या कर देता है, बदल देता है, तो यूएन नंबर आपका कभी चेंज नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। तो लिखा हुआ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इज आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर बाय द वर्च्यू ऑफ द विच एम्प्लॉयर कैन contribute to the EPF account. The number is issued by the Ministry of the Labour and the Employment and assigned by the Employees Provident Fund Organization EPFO. लिखा हुआ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इज अ 12 डिजिट, जैसे मैंने बताया अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है अलॉटेड टू ईच मेंबर. दिस यूएन ऑफ एन एम्प्लॉयज रिमेन्स द सेम even after the employee switches job. In the event of the job changes, the employee ID changes and the new ID will be linked to the UN. It remains the same through the lifetime of the employee. The UN will help in the easy transfer and the withdrawal of the claims and avoid the confusions. अच्छा, ये सारे तो पढ़ लिया था ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, फिर मैंने बताया था पेंशन स्कीम 1995 और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम तो 1976, ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द नेशनल स्कीम ऑफ द वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन। तो ये बताओ किससे रिलेटेड है, आपका हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और आपका कम्युनिटी हॉल क्रिएशन से रिक्रिएशन से रिलेटेड है। तो आंसर बन जाएगा दिस स्कीम प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फिशरमैन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड द कम्युनिटी हॉल फॉर द रिक्रिएशंस। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है नेशनल स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फिशरमैन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, community hall for the recreation and the common working place and the installation of the tube wells for the drinking water and the assistance during lean period through the saving cum relief component. अच्छा, लिखा हुआ है सेविंग कम रिलीफ स्कीम लिखा हुआ अंडर दिस component the नेशनल स्कीम ऑफ द वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन ऑफर द सेम सेविंग एंड द रिलीफ बेनिफिट्स टू द फिशरमैन एज फॉलो। क्या क्या मिलता है देखो, ₹75 पर मंथ इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द मरीन फिशरमैन फॉर द 8 मंथ टू द ईयर। 75 रुपये कलेक्ट करना है 8 महीने से लेके 1 साल के बीच में। अ टोटल ऑफ ₹600 नीड टू कलेक्टेड विद द मैचिंग अमाउंट ऑफ 600 बीइंग ऑफर्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अ 50-50 शेयर बेसिस। ठीक है, 600 वो देगा, 600 उनकी उसकी तरफ से कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी यूनियन गवर्नमेंट पे करेंगी 50-50%. इफ अ फिशरमैन डिफॉल्ट ऑल पेमेंट द स्कीम मे बी waived entirely. Provisions are available for the lean months which vary from the coastal area to coastal areas. The lean month are decided by the Fishcraft. अच्छा, आगे लिखा हुआ है ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर द एक्टिव फिशरमैन। तो लिखा अंडर दिस component
Fisher Falk license or the register with the state UT government would be insured by the 50,000 against the death and the permanent total disability and rupees 25,000 for the partial permanent disability. ठीक है भाई, डेथ में 50,000 का है और पार्शियल डिसेबिलिटी में कितना है 25,000 है. द एनुअल प्रीमियम पेबल वुड नॉट एक्सीड द ₹15 पर हेड. 15 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता. 50% विच विल बी सब्सिडाइज एज द ग्रांट इन एड बाय द सेंटर एंड द रिमेनिंग द 50% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इन द केस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज 100% प्रीमियम विल बी बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल fishermen villages. तो under this component the eligible fishermen in inland and the marine sector would be provided with the basic civic amenities like the houses, drinking water and the common place for the recreation and the work. The respective state UTs shall provide the land for the development of these amenities and select the beneficiaries for the allotment of the house. Under this, cost of the development would be shared equally by the central government and the state government subjected to the condition indicated below. In the case of the union territories, the entire expenditure shall be borne by the government of India. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द आम आदमी बीमा योजना. तो मैं बता दूं कि इसका जो सबसे अच्छा फायदा है कि ये स्कीम स्कॉलरशिप को भी क्या करती है, आपका अपने अंदर लेती है. मतलब स्कॉलरशिप बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलता है. पढ़ लेता हूँ. आम आदमी बीमा योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन द 2007 to the provider group insurance cover to the individual belonging to the certain specified groups. This scheme provides the insurance coverage against the natural and the accidental death as well as the disablement. In 2013, Union Ministry of the Finance merged the Aam Aadmi Bima Yojana with the Janashri Bima Yojana scheme to provide the wider scope of the coverage to the eligible beneficiaries. This scheme mainly targeted the rural population, the people living below the poverty lines without any access to the healthcare service. Eligibility क्या क्या है तो देख लीजिए. पर्सन एज बिटवीन द 18 to 59 ईयर्स कैन बी अवेलेबल द इंश्योरेंस पॉलिसी. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 18 to 40 लिखा हुआ था, तो 80 to 40 नहीं है बल्कि 18 to 59 है. इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द हेड ऑफ द फैमिली और द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरियाज एंड द लैंडलेस हाउस होल्ड. देख लें बेनिफिट देख लेते हैं. तो प्रीमियम ऑफ द 200 रुपीज़ पर एनम per member charged under this scheme. In case of the natural death of the insured, the policy offers the amount of the 30,000 death benefit to the surviving the beneficiaries or the family members of the policy holder. अच्छा, if insured suffers an accident death or the suffer a permanent total disability due to an accident leading to the loss of both the eyes or both the limbs, loss of one eye and the one limbs is an accidental. The policy offers an amount of the 75,000 to the surviving beneficiary or the family members of the policy holder. This scheme offers the scholarship benefits as a free add-on benefit too. This benefit is made available for the maximum of the 2 children studying between the 9th to 12th of the policy holders, nominee or the beneficiaries. A fee of the ₹100 per child per month is offered. ठीक है, 100 रुपये भी क्या दिए जाते हैं पर मंथ, आपको फीस के तौर पे देती है गवर्नमेंट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम कंपनीज विद लेस देन एक्स नंबर ऑफ द वर्कर्स हैव टू रजिस्टर वॉलंटरी. तो कम से कम आपके 20 के आसपास होना चाहिए, आप वॉलंटरी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. तो लिखा हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेबलाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट. याद रखना 1952 में बना था EPFO. EPFO implement the various scheme to provide the social security benefit. All salaried employees are eligible for this scheme. Any registered company which has the more than the 20 employees had to get the registered with the EPFO, whereas company with the less than the 20 employee can be also register voluntarily. अच्छा, it is mandatory for the an employee earning less than the 15,000 per month, but voluntary for the person earning above the 50,000 per month. आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेबलाइज बाय द, ये तो बता दिया था मैंने आपको. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, ये तीनों भी तो बता देते हैं. प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1995 और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 1976. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड. तो ये काम होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन द 5 सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 15 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 10 employees representative and the 10 employers representative with the central PF commissioner and the member secretary of the board. The chairman and the member of the central board are appointed by the central government. EPFO was the quasi judicial powers as it can be inquire into the settlement of the claims, the related cases. It has the dual role of being the administrator of the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act 1952 Act, and also has a service provided for the covered beneficiaries which include both the employers and the employees. अच्छा, 1952, 1995 और 1976 डिपॉजिट लेंगे, इसने तीनों पढ़ा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द सिंगल बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट. ये बताओ किसके साथ नहीं, हमारा नेपाल के साथ नहीं है.
तो लिखा हुआ है द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफर्ड बाय द ईपीएफओ कवर्स इंडियन वर्कर्स एज वेल एज द इंटरनेशनल वर्कर्स फ्रॉम द कंट्रीज विच हैव द साइंड bilateral agreement with the India. Social security agreement is a bilateral instrument to protect the social security interests of the workers posted in another country. It is a reciprocal arrangement which provides the equality of the treatment and the avoidance of the double coverage. EPFO is a nodal agency for implementing the bilateral social security agreement with the other countries on a reciprocal basis. This enables the PF facility to international workers. Currently, India has signed a social security agreement with the 19 countries. कौन कौन सी है? बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, लग्जमबर्ग, फ्रांस, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, हंगरी, स्वीडन, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पुर्तगाल और ब्राजील. नेपाल डज नॉट हैव द बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो पढ़ लिया था. आगे लिखा इट इज अ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर टू सेव द फंड्स फॉर दियर रिटायरमेंट. श्री संतोष कुमार गंगवार, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर. ये हट गए आप, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री नहीं रही आपके. अब ये कैंसिल कर देना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ द स्कीम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP इज लॉन्च्ड बाय. तो लिखा हुआ है ये किसने की थी? तो ये था आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन मिनिस्टर. तो लिखा हुआ द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2009 में. मिनिस्ट्री कौन सी? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. सेंटर और स्टेट का जो फंड शेयरिंग फॉर्मूला है वो कितना? 50-50 का है. Ministry provided technical and financial assistance to the states. The program aims to provide the adequate safe water for drinking in the rural area. Union Cabinet recently restructures these programs to cover all the rural population across the country. The initiative continued to terminus of the 14th Finance Commission cycle until the March 2020. The government has approved the 23,050 crore for this program. अच्छा, लिखा हुआ द मिनिस्ट्री ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सैनिटेशन हैज़ बीन. तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल शक्ति मंत्री हैं, इतना मुझे याद है. रमेश पोखरियाल निशंक आपके अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो रहा नहीं आपका, अब एजुकेशन बोला जाता है. एजुकेशन बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो पहला बोला जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो वो 85 से लेकर 2020 तक था. तो रमेश पोखरियाल निशंक की जगह अब मनसुख एल मांडविया आ गए. मैंने लिस्ट देर के पीछे उसमें बता दूंगा. नरेंद्र सिंह तोमर आपके रूरल डेवलपमेंट हैं. प्रकाश जावड़ेकर नहीं रहे, ऐसे भूपेंद्र यादव आपके क्या बन गए? मिनिस्टर फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव. चलिए मैंने ला रखा है तो मैं पढ़ लेता हूँ. ये आपकी लिस्ट है, ये आपने याद करना है. तो नरेंद्र मोदी जी के पास अभी क्या, तो इनके पास पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन है. एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, आपका इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हो गई. और जो आपके पोर्टफोलियोज किसी और मिनिस्टर के पास नहीं तो इनके पास आ जाते हैं. राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं. अमित शाह आपके होम मिनिस्टर एंड द कॉर्पोरेट अफेयर्स के कॉपरेशन के. नितिन जयराम गडकरी आपके रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के. निर्मला सीतारमन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है. नरेंद्र सिंह तोमर आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है. ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका रूरल डेवलपमेंट ना, एग्रीकल्चर फार्मर. तब ये आपके बताऊँ कौन है? गिरिराज सिंह है. फिर नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कौन है? गिरिराज सिंह है. रूरल गिरिराज सिंह है. फिर चलिए देख लेते हैं आगे. सुब्रमण्यम जयशंकर मैंने बताया, जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है. अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स बने हुए हैं. स्मृति जुबिन ईरानी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रखा हुआ है. पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होकर. टेक्सटाइल इनके पास चले गया. टेक्सटाइल पहले स्मृति जुबिन ईरानी के पास था. धर्मेंद्र प्रधान जी के पास एजुकेशन चले गया. स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप चले गया. प्रहलाद जोशी के पास वही बना हुआ है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइंस. नारायण तातू राणे ये आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस चले गया था. पहले ये आपका एडिशनल गया था किसके पास? जयराम गडकरी जी के पास. और सर्बानंद सोनोवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं पूर्व आसाम के, उनको पोर्ट शिपिंग इन द वाटर वे दिया गया, जो पहले मनसुख एल मांडविया के पास था. उसके अलावा उनके पास आयुष मिनिस्ट्री है. मुख्तार अब्बास नकवी आपके माइंड अफेयर्स की है. वीरेंद्र कुमार जो आपके सोशल जस्टिस इंपावरमेंट के बन गए. गिरिराज सिंह आपके रूरल डेवलपमेंट देख लीजिए और पंचायती राज के. और नेक्स्ट आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सिविल एविएशन हो गया. रामचंद्र प्रसाद सिंह आपके स्टील के. अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया. पशुपति कुमार पारस हो गया आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के. गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति के. ठीक है, ये सही है. किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस के. राजकुमार सिंह आपके पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के. हरदीप सिंह पुरी आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर. मनसुख एल मांडविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और लेबर एम्प्लॉयमेंट इनके पास से पूछा जा सकता है पेपर में. ठीक है ना, ईपीएफओ के भूपेंद्र यादव. महेंद्र नाथ पांडे जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ के. पुरुषोत्तम रूपाला आपके फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के, जो आपका पहले गिरिराज सिंह के पास था. जी किशन रेड्डी आपके कल्चर टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन्हें दिया गया. अनुराग सिंह ठाकुर के पास आपका यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिखा हुआ है रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू. तो ये होती है आपकी हाँ, सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल.
पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है recognize the prior learning scheme is underway among the construction sectors. So construction workers are certified under the RPL. Recognition of the prior learning scheme. तो क्या लिखा? RPL is the assessment process of an individual by the evaluating their existing skills, experience the gain may be formal or the informal, very certified. RPL is a part of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana launched in the 2016. It comes under the Ministry of the Skill Development and the Entrepreneurship. तो स्किल डेवलपमेंट के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ही है आपके। अच्छा, आरपीएल में 5 स्टेप्स होते हैं। मोबिलाइजेशन होता है, इट इन्वॉल्व द सपोर्टिंग ग्रुप फॉर द पोटेंशियल एंड द स्किल्ड पर्सन हु आर अनसर्टिफाइड। काउंसलिंग एंड द प्री स्क्रीनिंग आ जाता है। द मोबिलाइज्ड पर्सन आर असिस्टेड विद द एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ द पीएमकेवीवाई एंड द आरपीएल। Then a pre-screening test is conducted in which the information regarding the document and their self-assessment were collected. Orientation है, orientation is the mandatory process for all the person for the 12 hours, 6 hours for the domain specific training, 4 hours for the soft skill training and the 2 hours होता है assessment के लिए। नेक्स्ट चलते हैं फाइनल असेसमेंट आता है। फाइनल असेसमेंट द कैंडिडेट इज कंडक्टेड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल। दे वर असेस्ड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड NOS core. NOS should have the 70% weightage of the marks and the non-core NOS required the 30% weightage of the marks. Certification देखें, successful candidate were certified and the reward also provide the 500 rupees दिए जाते हैं। The unsuccessful candidate are encouraged to take up the short-term training. The RPL skilled and training person were certified, whereas the trainee who are undergoing the training and not fully skilled were not certified. तो ये आपने याद रखना है। चलिए, तो इसका जो PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि होगा क्या, जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। फेसबुक पे भी हम है, वहाँ पे भी मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।